नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां मंत्री परिषद की अहम बैठक हुई है और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कैबिनेट के निर्णयों की दी गई जानकारी। जीरो पीरियड जो घोषित किया है कोरोना के काल की वजह से, उसमें इंटरेस्ट वेव हो जाए, उसी के आधार के ऊपर मंत्री परिषद ने इस पर सहमति दे दी है। तो ये कमर्शियल और स्पोर्ट्स वाले या इंटरटेनमेंट वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर लागू नहीं होगा, बाकी सबके ऊपर लागू होगा। तो जो पीरियड इसका लाभ ये मिलेगा कि अभी तक जो एनसीआर में इंडियन बैंक एसोसिएशन के एक अनुमान के अनुसार पूरे देश में लगभग 4.12 लाख ऐसे घर हैं जो डेवलपर्स की खराब वित्तीय स्थिति की वजह से पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। इनमें से 2.40 लाख घर एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में स्थित है। समिति की उक्त संस्कृति लागू होने पर घर खरीदारों के हितों की रक्षा होगी तथा रुकी हुई परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर बिल्डरों द्वारा फ्लैट घर के बायस को पूर्ण निर्मित फ्लैट नियत समय में उपलब्ध होंगे। क्षेत्र के आर्थिक विकास की गति मिलेगी। ये जिन लोगों ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में या एनसीआर रीजन में जिन लोगों के आज बने मकान पड़े थे या मकान में कब्जा हो गया था लेकिन कभी उन लोगों को पोजीशन नहीं मिला था, उन लोगों के लिए खास तौर से ये एक समिति गठित की गई थी भारत सरकार के द्वारा। उसको उसकी रिपोर्ट के ऊपर आज सहमति हमारे मंत्री परिषद ने दी है। इसमें खास तौर से समिति की ये संस्कृति थी कि क्रेता आज की तिथि में निवास कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन सब लीज डीड तत्काल कराया जाना चाहिए। दूसरा ये था कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में दृष्टिगत 1/4/20 से लेकर 31/3/20 तक जीरो पीरियड का लाभ दिया जाना चाहिए। जीरो पीरियड का मतलब यह है कि उतने पीरियड का उनके ऊपर ब्याज लोड नहीं होना चाहिए। 1/4/20 से 31/3/22 तक जी, यानी कि ब्याज नहीं पड़ेगा जी। कुल मिलाकर जो उनकी संस्तुतियां थी उनको मोटे तौर पर लागू कर दिया गया है। इस पर मंत्री परिषद की आज मोहर लगी। नेक्स्ट प्रस्ताव भी जो हमारे औद्योगिक विकास का ही है, इसमें खास तौर से उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों हेतु विशेष सुविधाएं एवं रियायतें अनुबंध कराए जाने विषय जो शासनादेश 14/4/23 द्वारा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की दिनांक 29 सितंबर 2023 को संपन्न प्रथम बैठक की गई संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी जो गठित हुई थी, खासतौर से इंडस्ट्री को प्रोत्साहन के लिए इनको लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने का आज सहमति मिल गई और ये मंत्री परिषद के सामने आया था। इसमें 29 सितंबर की जो मीटिंग हुई थी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, ये वरुण बेवरेजेस की 4 औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट निर्गत किए जाने की का प्रस्ताव आया था, उस पर सहमति मिल गई। टमाटो इंश्योरेंस अमेठी परियोजना, ये 713 करोड़ 75 लाख रुपए की इसकी लागत है और कुल मिलाकर इसको 4.67 यानी इन्होंने जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है पहले 17 में आई थी, उसके बाद 22 में कई चीजें उसी के आधार के ऊपर आगे बढ़ी। तो जो 22 की जो नीति है उसमें अलग अलग लोगों को प्रोत्साहन दिया गया था। जैसे स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई थी लैंड परचेज पर, इसके अलावा कैपिटल सब्सिडी की व्यवस्था भी थी, लेकिन उसका अल्टरनेटिव ये भी था कि कैपिटल सब्सिडी अगर न हो तो SGST में जो कुछ भी वो जमा करे उसका रिइंबर्स हो जाए, उसको उतना पैसा वापस मिल जाए।
तो उस हिसाब से इन लोगों ने ये ऑप्ट किया कि हम SGST में छूट प्राप्त करेंगे। तो उस आधार के ऊपर आज मंत्रिमंडल के द्वारा इन चारों कंपनियों को अमेठी परियोजना, प्रयागराज परियोजना, गोरखपुर परियोजना, चित्रकूट परियोजना, ये वरुण बेवरेजेस की 4 औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी कर दिया गया। और इसमें जो उनको छूट दी गई है, अमेठी परियोजना को 4.67, 25.08 प्रयागराज परियोजना को, 25.22 करोड़ गोरखपुर परियोजना को और चित्रकूट परियोजना को 26.77 करोड़। अर्थात ये SGST के माध्यम से इतना पैसा उन्होंने जमा किया, ये उनको रिइंबर्स हो जाएगा। तीसरा प्रस्ताव ये है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा को 99 वर्ष के लिए निःशुल्क हमारी आलू की पैदावार जो है वो बेहतर हो, ज्यादा से ज्यादा आलू के जो काश्तकार हैं उनको लाभ के लिए ये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा को 99 वर्ष के लिए निःशुल्क भूमि लीज पर दिए जाने के संबंध में एक प्रस्ताव 22/8/23 को कैबिनेट ने मंजूर किया है। उसमें यह था कि स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क यानी रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में ये पता चला कि क्योंकि स्टाम्प विभाग ने इसके ऊपर ऐतराज किया कि ये एक बोर्ड है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर होता तो स्टाम्प ड्यूटी और उसकी छूट दी जा सकती थी, लेकिन अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता तो छूट दी जा सकती थी। लेकिन ये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा ये एक बोर्ड है, तो बोर्ड ने इसको जब एक्वायर किया तब ये पता चला कि इसमें स्टाम्प ड्यूटी की छूट सोमोटो नहीं होगी, इसके लिए अलग से प्रस्ताव लाना पड़ेगा। तो आज खास तौर से ये प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष आया कि जो 10 हेक्टेयर भूमि जो दी गई थी इस बोर्ड को, कृषि एवं किसान कल्याण उद्यान विभाग भारत सरकार के नियंत्रण में ये बोर्ड है और 99 वर्ष के लिए इसको भूमि को दिया गया है ताकि आलू के काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। आज कैबिनेट के समक्ष जो प्रस्ताव मंजूर हुआ वो ये था कि स्टाम्प शुल्क 37,50,000 तथा रजिस्ट्री शुल्क 7,50,000 इसमें छूट दिए जाने का प्रस्ताव आया था, तो वो आज कैबिनेट के मंच से मंजूर हो गया। नेक्स्ट, ये उद्यान विभाग का था और IT इलेक्ट्रॉनिक्स में ये भारत सरकार की ये भारत नेट योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने तथा मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांव में 4G मोबाइल सेवाओं की संस्तुति हेतु उपलब्ध कराए जाने वाली वन भूमि के प्रीमियम और लीज रेंट के भुगतान से छूट प्रदान किए जाने के संबंध में, खासतौर से जिन क्षेत्रों में मोबाइल टावर नहीं है या फिर मोबाइल की जो फैसिलिटी है जहां पर लोग नहीं अवेल कर पा रहे हैं, ऐसे गांव में खास तौर से वन विभाग की जमीन पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने तथा मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांव में 4G मोबाइल सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए ये लीज रेंट में और प्रीमियम में छूट दी जा रही है। इसमें 200 मीटर तक वर्ग मीटर तक जो टावर लगाने के लिए देश में मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांव में 4G मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति हेतु सरकार की योजना के क्रियान्वयन के प्रदेश में विभिन्न जनपदों के चिन्हित 361 गांवों को परियोजना के अंतर्गत आच्छादित किए जाने हेतु 226 स्थानों पर नए मोबाइल टावर का निर्माण किए जाने के लिए 200 वर्ग मीटर ग्राम सभा की भूमि जिला प्रशासन के माध्यम से चिन्हित कर भारत संचार निगम लिमिटेड को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने के हेतु मंत्रिपरिषद के सामने आज प्रस्ताव आया था, जिसके ऊपर अनुमोदन मिल गया। इसके बाद अब किसी प्रकार का जो तो लीज रेंट या फिर प्रीमियम उससे छूट मिल गई ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए
उन क्षेत्रों को, खासतौर से जहां पर मोबाइल की फैसिलिटी अभी तक संतृप्त नहीं थी। इसके अलावा कृषि विपणन इनाम, ये किसानों के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें भी मंडी अधिनियम में आज संशोधन किया गया है। प्रदेश के कृषकों को कृषि उत्पाद हेतु राष्ट्रीय स्तर पर बाजार इनाम उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से प्रदेश के बाहर के व्यापारियों को प्रदेश में तथा प्रदेश के व्यापारियो65 को अन्य प्रदेशों में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के व्यापार हेतु लाइसेंस उपलब्ध कराए जाने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी नियमावली 1965 के नियम 70 के उपनियम 4 में प्रतिबंधात्मक खंड बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। ये मंडी परिषद में रेजोल्यूशन बाई सर्कुलेशन के माध्यम से इस विषय प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। उसके बाद नियम 70 में इस प्रस्ताव के आने का उद्देश्य यह था कि अभी तक हमारे जो किसान हैं वो अपने प्रदेश से बाहर अपना माल नहीं बेच सकते थे, उसको अलाउ करने के लिए खासतौर से उनकी आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से ये प्रस्ताव आज आया है। और इसमें ये मंडी उत्पादन 28वां संशोधन 2023 प्रख्यापित किए जाने के संबंध में आज जो प्रस्ताव आया उस पर मंत्रिपरिषद की मोहर लगी है। इसमें इसके माध्यम से यानी आज के बाद अब जो हमारे किसान हैं वो अपना माल प्रदेश के बाहर भी भेज सकते हैं और बाहर के किसान भी अपना माल यहां पर बेच सकते हैं। किसी लाइसेंस शुल्क तथा धरोहर राशि को जमा कराए बिना 3 दिवस के अंदर लाइसेंस जारी करेगी। ऐसे लाइसेंस धारकों को संबंध में अग्रतर दिशा निर्देश संबंधित राज्यों के मंडी परिषद तथा निदेशक उत्तर प्रदेश मंडी परिषद की आपसी सहमति एवं उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी की अनुमति के हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के आधार पर जारी किए जा सके। कुल मिलाकर किसानों की को लाभकारी मूल्य मिले, वो अपना मार्केट प्रदेश के बाहर भी मार्केटिंग कर सके। इसलिए ये प्रस्ताव आज संशोधन के रूप में मंडी नियमावली में 28वां संशोधन के रूप में आज मंत्रिपरिषद पर सहमति मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया था 19/5/2023 को। इसमें खासतौर से एक विषय है कि न्यायिक उत्तर प्रदेश शासन वेतन वृद्धि की तिथि से एक दिन पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले न्यायिक अधिकारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए पेंशनरी लाभ स्वीकृत किए जाने के संबंध में आवश्यक सहमति आदेश प्रदान करने के लिए यह प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि जिन न्यायिक अधिकारियों को अगर 30 तारीख को वो रिटायर हुए और पहली तारीख से उनका एक वेतन वृद्धि लगना है तो उनको पेंशन के मात्र उद्देश्य से इसको यह अनुमति कर दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उसी के अनुपालन में मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्ताव आया कि न्यायिक अधिकारियों को जो लोग पेंशन प्राप्त करने जा रहे हैं पहली तारीख से 30 तारीख को अगर जो रिटायर हो गए और पहली तारीख को अगर उनकी वेतन वृद्धि ड्यू है तो उनको ये वेतन वृद्धि का लाभ केवल पेंशन के प्राप्त करने के उद्देश्य से दे दिया जाए। विधानमंडल का सत्र कुशलतापूर्वक संपन्न हो गया। 4 दिन का सत्र था और आज मंत्रिपरिषद के समक्ष सत्रावसान का प्रस्ताव भी मंजूर हो गया। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा, मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि पीडियाट्रिक सेंटर पीजीआई में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर का निर्माण हो। उसी के संबंध में आज मंत्रिपरिषद का ये प्रस्ताव आया है कि 2 चरणों में 500 बेड का 573 बेड का ये एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर इसमें बनाया जाए। आज खास तौर से 199 करोड़ 10,52,000 रुपए का जीएसटी सहित इसकी कीमत आकलित की गई, जिसमें 308 बेड का फर्स्ट फेज को मंजूरी दी गई। इसमें प्रथम चरण में 12 विभाग इसमें शामिल किए जा रहे हैं और खासतौर से एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर ये पीजीआई में मंजूर हो गया। 24 महीने में इसको बनवाने के लिए प्रस्ताव आया था। मुख्यमंत्री जी ने 18 महीने में निर्देश दिया है कि इसको 18 महीने में पूर्ण किया जाए। इससे बच्चों के
जितनी भी प्रकार की बीमारी है वो उसका इलाज इस पीजीआई में सकुशल हो सकेगा। इसके अतिरिक्त बनवाला वापस हो गया। ऊर्जा विभाग ये हरदुआगंज ये 660 मेगावाट तापीय विस्तारित परियोजना का जो अनुमोदित परियोजना की लागत 6011 करोड़ में निर्माणाधीन ब्याज के कारण 273.15 करोड़ की वृद्धि, स्टार्टअप फ्यूल इन फर्म पावर एनर्जी में 62.66 करोड़ की वृद्धि एवं एफजीडी एससीआर सिस्टम हेतु लाइम स्टोन एवं अमोनिया की लागत 4.50 करोड़ रुपए की वृद्धि सहित कुल धनराशि 340.31 करोड़ की वृद्धि के कारण परियोजना को तृतीय परियोजना की जो पुनरीक्षित लागत है वो 6352.14 करोड़ रुपए पर अनुमोदन दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव आया। यानी अभी तक ये परियोजना बहुत पुरानी है, यद्यपि इस पर जो हमारा जनरेशन का काम है वो प्रारंभ हो चुका है और ये फाइनली इसको कंप्लीट कर दिया गया। इसमें 340.31 करोड़ रुपए की वृद्धि के कारण ये प्रस्ताव आया था। मंत्रिपरिषद ने आज इसके ऊपर मंजूरी दे दी। इसमें खासतौर से 273.15 करोड़ रुपए ब्याज के और जो अभी तक की कीमत पड़ी वो 62.66 करोड़ रुपए उसके और 4.50 करोड़ रुपए जो कुछ भी पर्यावरण के संबंध में जो हमारे आवश्यक लाइम स्टोन एवं अमोनिया इसकी जो लागत बढ़ी तो कुल 340.31 करोड़ की वजह से ये प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष आया, इसको पास कर दिया गया। अब ये तापीय विस्तार परियोजना जो है ये चालू है, इस पर जनरेशन चल रहा है। सहारनपुर विकास प्राधिकरण में 1995 में इसका गठन हुआ था। 33 गांव को इसमें शामिल करने के लिए आज मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्ताव आया। 33 गांव की सूची इस पर लगी है। अलग अलग नक्कुर से हैं, रामपुर मनिहारन से हैं, सहारनपुर सदर तहसील नक्कुर और रामपुर मनिहारन तीनों के 33 गांव को आज मंत्रिपरिषद ने सहमति दे दी कि ये 33 गांव सहारनपुर विकास प्राधिकरण में शामिल किए गए। अधिवक्ता कल्याण निधि कॉर्पस फंड को बढ़ाकर 500 रुपए तय किए जाने के संबंध में ये प्रस्ताव आया था। इसमें अधिवक्ता कल्याण निधि में जैसा कि जानते हैं कि किसी भी माननीय अधिवक्ता की मृत हो जाने पर उसको 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए उसको अधिवक्ता कल्याण निधि के रूप में निधि के माध्यम से उसको परिवार को उसके सक्सेसर को दिए जाते थे। इस समय जो प्रस्ताव आया है उसमें 100 करोड़ रुपए का इजाफा करने का आया। 100 करोड़ रुपए इस कॉर्पस फंड में इजाफा कर दिया जाए। इसके ब्याज से ही ये रकम दी जाती है उन परिवारों को जिन परिवारों में प्रैक्टिसिंग लॉयर की डेथ हो जाए तो उसकी बाकी की जी नहीं, पहले 500 करोड़ रुपए का लक्ष्य है और 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इसमें नहीं 500 करोड़ करने के लिए लक्ष्य 500 200 12-13 में से 16-17 तक प्रतिवर्ष 40 करोड़ रुपए कुल 200 करोड़ रुपए शासन द्वारा अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु अनुदान दिया जा चुका है। उक्त के अतिरिक्त 17-18 में 23-24 तक प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान प्रशासकीय विभाग द्वारा कराया जाता रहा। उक्तानुसार प्रशासकीय विभाग द्वारा 17-18 के अर्थन कल्याण निधि हेतु न्यासी समिति को उपलब्ध कराए गए शासकीय अनुदान को समायोजित करते हुए समायोजन उपरांत आवश्यकतानुसार प्रतिवर्ष अधिकतम 100 करोड़ रुपए की सीमा तक शासकीय अनुदान मध्य बजट प्रावधान तब तक कराया जाना होगा
जब तक कि निधि हेतु धनराशि 500 करोड़ न हो जाए। हाँ जी, अब 5 लाख। प्रदेश में अभी तक प्रदेश के 57 जनपदों में साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना, ये आज बहुत ही सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में जो बढ़ते हुए साइबर क्राइम की स्थिति को देखते हुए प्रदेश के 57 जनपदों में उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, इटावा, फतेहगढ़, कन्नौज, औरैया, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अम्बेडकर नगर, एटा, हाथरस, कासगंज, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, सोनभद्र, भदोही, मऊ, बलिया, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, ललितपुर, जालौन, मुजफ्फरनगर एवं शामली में साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना किया जाना, इसके संबंध में आज मंत्रिपरिषद ने सहमति दे दी। उक्त प्रस्ताव पर लगभग 1,27,24,51,000 रुपए 128 रुपए का व्यवहार अनुमानित है। ये बहुत जल्दी ये थाने खुलने जा रहे हैं और इससे जो हमारे बढ़ते हुए साइबर क्राइम को चेक करने खास तौर से और उन पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए ये मैं समझता हूं कि बहुत उपयोगी रहेंगे। अभी तक जो स्थिति साइबर क्राइम की रही है वो हमारा कन्विक्शन रेट, नेशनल कन्विक्शन रेट साइबर क्राइम में है 46.5%, रेट ऑफ कन्विक्शन हमारा है 87.8%। इसके अलावा यूपी फर्स्ट है कन्विक्शन में 838, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है जो इसमें 59 है केवल, लेकिन हमारे उनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है। जो क्रिमिनल अभी तक अरेस्ट हुए हैं 7,122 और महाराष्ट्र में है 2,582। ये अभी तक की स्थिति है। यदि कुल मिलाकर जिस प्रकार से हमारे क्राइम रेट्स, हमारे साइबर क्राइम बढ़े हैं, उसको देखते हुए हर जनपद में ये थाना खोलने की व्यवस्था हो गई। अभी तक आईजी इसको देखते थे, अब पुलिस अधीक्षक के उसमें होगा और जो केस रजिस्टर हुए सन 2022 में 10,117, इसमें बाकी तो मोटी मोटी चीजें हमने बताई थी। नहीं, आज कैबिनेट में नहीं आया। मेरे पास जो प्रस्ताव थे उसके बारे में मैंने आपसे सभी के बारे में ब्रीफ कर दिया। मैं माननीय नितिन अग्रवाल जी से नहीं आया, माननीय नितिन अग्रवाल जी से अनुरोध करेंगे कि आज के हमारे प्रतिनिधियों के समक्ष जो आबकारी विभाग से संबंधित 2 प्रस्ताव आए उस पर अपनी बात रखें। माननीय नितिन। आदरणीय वित्त मंत्री जी, सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आज आबकारी विभाग के 2 प्रस्ताव माननीय मंत्री परिषद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।